हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी में पेपर 3 इंडिया। इसमें टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यानी कि किसी भी देश की जो उद्योग की रीढ़ होती है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कहा जाता है। और ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी है क्योंकि इसमें कई तरह के रॉ मिनरल यूज में आते हैं और ये बहुत ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। इसमें ज़्यादा धन भी चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी चाहिए और ज़्यादा लेबर भी चाहिए। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इंडिया का देखा जाए तो वुड्स स्टील फेमस हुआ था टीपू सुल्तान के समय में दक्षिण भारत में। और ये तलवार और युद्ध के जो उपकरण बनाए जाते थे बहुत ही मजबूत स्टील होता था। धीरे धीरे ये जो टेक्निक था हमारे यहाँ से ख़त्म होने लगा। फिर जब ब्रिटिश पीरियड आता है तब ये जो मॉडर्न आयरन स्टील अगर कहा जाए इसकी शुरुआत 1907 में होती है। अभी झारखंड, पहले बिहार का एक शहर है जमशेदपुर, वहीं पे टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेद जी टाटा जी ने इस्टेब्लिश किया था 1907 में। ये प्राइवेट सेक्टर में था। आज़ादी के बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी गई। तो उसके बाद ये बड़े बड़े स्टील प्लांट, जैसे 3 स्टील प्लांट बने। एक है राउरकेला में जर्मनी की मदद से, एक भिलाई में रशिया के हेल्प से और दुर्गापुर में यूनाइटेड किंगडम की मदद से। फिर उसके बाद बोकारो बना रशिया की मदद से। और 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी जो कि इन सभी को नेशनलाइज करके एक जगह लाया गया उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो शुरू में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी था, बाद में वही इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको बना। और उसी के अंदर हीरापुर में था, कुल्टी में था, बर्नपुर में और दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये सारे के सारे पहले बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के नाम से जाने जाते थे। झारखंड में ये अब सारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आएंगे। झारखंड में टिस्को था प्राइवेट सेक्टर में, जो अभी भी है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। खरकई उसकी एक सब्सिडरी है और साकची विलेज के पास बना गया था। आज वही जमशेदपुर बहुत ही सुंदर और डेवलप्ड टाउन है। दूसरा बोकारो स्टील प्लांट जो कि दामोदर जो नदी के किनारे बना है, जो कि सोवियत रशिया के कोलैबोरेशन से बना। उसके बाद उड़ीसा में देखा जाए तो राउरकेला है। राउरकेला सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी जर्मनी की मदद से बना था। फिर दैतरी स्टील प्लांट है जो कि सी कोस्ट से 120 किलोमीटर यानी काफ़ी नज़दीक है, पारादीप पोर्ट के पास है। और गोपालपुर स्टील वर्क, ये सब नए हैं और अभी ये टिस्को के अंदर में है। ये भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। छत्तीसगढ़ में है भिलाई, जो कि कोरबा में कोकिंग कोल के डिस्कवरी के बाद से रशिया के हेल्प से डेवलप किया गया था। कर्नाटका में है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड जो कि भद्रावती में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के। और विजयनगर स्टील प्लांट जो कि तोरनागल हॉस्पेट एरिया में है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के। बहुत ही माइल्ड स्टील बनता है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम वाइजाग स्टील प्लांट। इसकी पहला ये है जो कि समुद्र तट पर बनाया गया और इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल रहा। काठगोदाम जो है ये स्पॉन्ज आयरन के लिए बनाया गया, ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद तमिलनाडु में आता है सलेम स्टील प्लांट जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाता है। इनको इनके लोकेशन आप देख सकते हैं। ये ऊपर देख सकते हैं बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विजयनगर, भद्रावती, सालेम। आज के डेट में 50 ऐसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं जिनका इसमें लिस्ट दिया गया है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। और प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं मित्तल, अर्सलर मित्तल का हाजिरा में है, जिंदल का है रायगढ़ और अंगुल में, जेएसडब्ल्यू का है हॉस्पिट बेलारी, तारापुर महाराष्ट्र और धर्मात्र महाराष्ट्र में, टाटा स्टील वालों का जमशेदपुर और कालीनगर उड़ीसा में। और बाकी सब जो है वो सेल के अंडर में है, जो कि हम लोग अभी उस डायग्राम में भी देखें। इनके लिए क्या क्या चाहिए, तो जैसा कि कहा कि ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो इसको आयरन भी चाहिए, कोल चाहिए, मैंगनीज चाहिए, लाइमस्टोन, बिजली अच्छी खासी चाहिए, पावर
चाहिए, चाहे वो थर्मल हो या इलेक्ट्रिक हो, हाइडल हो या कोई भी अदर सोर्स हो। पानी चाहिए और सस्ता लेबर चाहिए, और एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने के लिए इसको पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, सड़क और रेल की बहुत ही अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट मिनरल्स ये जो हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो आप देख सकते हैं झारखंड और उड़ीसा के पास हैं, गोवा, सुंदरगढ़, क्योंझार, मयूरभंज, ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया। दूसरा जो है ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसको कवर करते हुए है। तो इसमें आप देख सकते हैं बिलासपुर, दुर्ग, मैकाल हिल, बेलाडीला, चंद्रपुर, भंडारा, ये सारे दिख रहे हैं। इसके बाद एक मिल जाएगा आपको ये कर्नाटका में पूरा, ये बेल्लारी से नेल्लोर, तुंगर, चित्रदुर्ग, शिमोगा का एरिया। एक ये गोवा के आसपास है, रत्नागिरी से लेके मरमागोवा के बीच का एरिया। तो ये 4 ऐसे बड़े बड़े जोन हैं जहां ऑलमोस्ट सारे रॉ मटेरियल्स हैं। तो इंडस्ट्रीज इन्हीं के आसपास या इनसे एक्सेसिबल दूरी में डेवलप हुई हैं। स्टील मेकिंग प्रोसेस बहुत हल्के तरीके से समझ लीजिए कि आयरन ओर अगर 4 टन होगा, कोक यानी कोयला जो है वो 8 टन होगा, और लाइमस्टोन 1 टन होगा। इसको ब्लास्ट फर्नेस में जला के और फिर इससे पिग आयरन निकलता है, उसमें फिर मैंगनीज मिलाते हैं। मैंगनीज मिलाने के बाद ये स्टील बन जाता है। इस प्रोसेस को ऐसे भी देख सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में गया, आयरन आया, आयरन के बाद ऑक्सीजन कन्वर्टर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से क्रूड स्टील, और फिर प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टील बनाया जाता है। अब आयरन स्टील में क्या अंतर है, तो जो आयरन में 2% से कम कार्बन है वो स्टील है, जिसमें ज़्यादा 2% ज़्यादा है वो पिग आयरन है। और पिग आयरन जो है वो जो ब्लास्ट फर्नेस में जो निकलता है वो पिग आयरन ही बनता है, और उसको फिर से प्रोसेस करके उसकी कार्बन को कम कर दिया जाता है तो स्टील बनता है। और उसको और ज़्यादा प्रोसेस करके अलॉयस बनाए जा सकते हैं, जिससे कि सिलिका, मैग्नीशियम, क्रोमियम अलॉय काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्पॉन्ज आयरन और पिग आयरन में क्या अंतर है, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि स्पॉन्ज आयरन जो है, जो कि डायरेक्टली जो आयरन ओर से जो प्रोडक्ट बनता है वो स्पॉन्ज आयरन होता है। और उसके बाद जब पिग आयरन कैसे बनता है, तो स्पॉन्ज आयरन को चारकोल और लाइमस्टोन से बहुत हाई प्रेशर में ले आके कास्ट करके बनाया जाता है स्पॉन्ज आयरन, जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, स्पॉन्ज आयरन में ज़्यादा होता है। और पिग आयरन उसके बाद फिर स्पॉन्ज आयरन को लिक्विड स्टेट में बनाते हैं, प्रोसेसिंग करके सॉलिड स्टेट में पिग आयरन बनाते हैं। स्पॉन्ज आयरन पोरस होता है और पिग आयरन जो है वो डेंसर होता है। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो 2018 में स्टील प्रोडक्शन जो था 1789 मिलियन टन था, जो कि ग्रोथ पिछली बार से लगभग 5% था। सबसे कमाल की चीज़ की ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर जो है, क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, वो चाइना है, 928 मिलियन टन। अब आप देखिए इतना ज़्यादा आगे है, उसके बाद इंडिया आता है, जो कि पहले जापान था लेकिन अब इंडिया आ गया है 106.5 मिलियन टन। उसके बाद जापान आ रहा है, फिर यूएस है 86.7, साउथ कोरिया है 72.5, रशिया है 71.7, जर्मनी है 42.4, टर्की है 37.3, ब्राज़ील है 34.7, ईरान है 25 मिलियन टन। तो ये 10वें पोजीशन पे है। ये स्रोत जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील का है। यही बताता है कि जो फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन है वो पूरी दुनिया का 212 किलो था और चाइना का 523 किलो, जबकि भारत का सिर्फ 69 केजी। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, पहले नंबर और दूसरे नंबर का यहां भी आपने डिफरेंस देखा, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन है और थर्ड लार्जेस्ट फिनिश्ड स्टील कंज्यूमर है आफ्टर चाइना एंड यूएस। इंडिया में देखा जाए तो वो जो टोटल डाटा हमारे पास था 106 मिलियन टन का, उसको हम 1000 टन में बांटे तो एक नंबर पे है उड़ीसा 18,537। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा झारखंड 16,585। 3 नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़ 12,739।
4 नंबर पर है कर्नाटका 12,677, 5 पर है महाराष्ट्र 8,670, 6 में है गुजरात 8,232 और 7 में है वेस्ट बंगाल 7,312। अब इस इंडस्ट्री में समस्या कहाँ है? समस्या है सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स की। हमें मालूम है कि आयरन ओर और कोकिंग कोल वो दोनों चाहिए हमारे देश में। हम जहां पर भी इंडस्ट्री है या तो वहां कोयले की कमी है या आयरन ओर की, दोनों की सुविधा पूरी तरह से नहीं है, इसलिए हमें बहुत कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है। कैप्टिव माइंस जो बहुत ही पुराना स्टील प्रोडक्शन का पॉलिसी है, तो इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील, अब देखिए इसके अलावा एक दो इंडस्ट्री और हमने देखे थे जिंदल वगैरह के, बाकी कोई भी नए प्लेयर इस लाइन में नहीं है, तो ये एक समस्या है। फिर माइनिंग की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि बहुत क्लियर कट नहीं है, तो इससे दिक्कत आती है। फिर जो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड कोकिंग कोल पे अभी के डेट में, चूंकि अच्छी क्वालिटी आयरन स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल की बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तो आज हमारी एक समस्या ये है, हमारे यहाँ एंथ्रासाइट की क्वालिटी नहीं है, और उसी तरीके न हमारे कोयला ए ग्रेड है न हमारे पास आयरन और ए ग्रेड है, तो हम लोग कोकिंग कोल जो है 85% अपनी रिक्वायरमेंट का अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक सीरियस इशू है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, जैसे हमारे यहाँ एडिक्वेट रेलवे रेक्स नहीं है उतने, और पोर्ट से एक्सेसिबिलिटी अभी भी विशाखापट्टनम और गोवा और अब पारादीप पोर्ट यानी उड़ीसा, आंध्रा और गोवा, इसके अलावा बाकी राज्यों को समस्या आती है अपना एक्सेसिबिलिटी की। टैक्स की बर्डन है, जैसे कि रॉयल्टी, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, इतनी सारे टैक्सेज हैं हमारे यहाँ कि, और ऊपर से माइनिंग एक इन्वायरमेंटली चैलेंजिंग एक्टिविटी है, कोई भी ग्रीन एक्टिविटी के नाम पे कोई भी एनजीओ वाले आपका काम रोक सकते हैं, जब चाहे तब रोक सकते हैं, तो ये भी एक चैलेंजिंग रोल है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, नहीं के बराबर है हमारे यहाँ। इसके बाद चाइनीज स्टील का बहुत ही लार्ज स्केल डंपिंग होती है हमारे साथ, ऐसा ट्रेड वार चलता है कि चाइना से हम compete नहीं कर पाते, एक तो हमसे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है उनका, और वो डंपिंग ऐसा रेट पे करते हैं कि हम उनको मीट नहीं कर पाते हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं? तो कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे कि कोई एक इंडस्ट्री बनी तो उसके साथ कई डाइवर्स टेक्नोलॉजी वाले को एग्जिस्टेंस होने चाहिए, छोटे मीडियम और लार्ज इंटीग्रेटेड वर्क्स के, जो कि हमारे देश में थोड़ा मुश्किल है, जिसको कि आप रशिया का जैसे एक रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स है, हमारे यहाँ भी बनाए गए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनाए गए, लेकिन हम उतने अच्छे से इंटीग्रेटेड यूनिट्स नहीं डेवलप कर पाए। उसके बाद जैसे हैं कुछ प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी है काफ़ी कम है, मैन पावर प्रोडक्टिविटी है काफ़ी कम है, और पुअर पर कैपिटा कंजम्पशन, जैसा कि हम शुरू में ही देखे कि जहां दुनिया का 214 केजी है, 212 केजी है पर पर्सन, हमारे यहाँ मात्र 69 केजी है जो आयरन स्टील की कंजम्पशन। उसके बाद कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अप्लाई करती हैं, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इनको इतनी दिक्कत आती है कि हमारे साथ ये ओपन ट्रेड की पॉलिसी को नहीं लेके चलती है, तो हमें दिक्कत होती है। तो आज मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मार्केट में हमें प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से हम कहाँ एक्सपोर्ट करें। फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल और टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि हम हमेशा लैक करते हैं। उसके बाद स्टील सेक्टर जो है, इसको बैंकों का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता, जबकि आरबीआई ने इसके लिए कई बार रूल रेगुलेशन जारी किए हैं। फिर जो बाई आउट अटेम्प्ट्स होते हैं वो भी बहुत समस्या करती हैं, जैसे कि कोई इस इंडस्ट्री से अगर निकलना चाहे तो वो भी मुश्किल है, और आना चाहे वो भी मुश्किल है। उसके बाद जो ज़्यादातर स्टील प्रोडक्शन है वो पब्लिक सेक्टर के पास है, तो अभी भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये फील्ड पूरी तरह से नहीं खुला है। उसके बाद इसमें जो लैंड और एनवायरमेंटल अप्रूवल से बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जैसा मैंने आपको कहा, कोई भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन के भी नाम पर या एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन के भी नाम पे या एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शन के नाम पे कोई भी एनजीओ आपके काम को रोक सकता है।
और गवर्नमेंट से भी जो इसकी रिपोर्ट्स बनती हैं उनमें और अप्रूवल्स में टाइम लगता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन आपको मालूम है 2008 के बाद से अभी तक हम लोग पूरी तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन से नहीं उबर पाए, थोड़ा सा उभरे, फिर ये कोविड ने इसको डुबाया, तो इसकी वजह से ये इंडस्ट्री अभी बहुत सफ़र कर रही है। फिर मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं ये आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको दिक्कत हर चीज़ की है, रॉ मटेरियल की, सबसे बेसिक तो इनको आयरन की है। अगर ये ज़्यादातर सरवाइव कर पाती हैं स्क्रैप्स पर। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट ने 2030 तक का एक एनएसपी प्लान बनाया है, नेशनल स्टील पॉलिसी। तो इसके हिसाब से तो इन्होंने कहा है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को और कई इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी इसका कोई बहुत खास रिलायबल डाटा हमारे पास नहीं है। और डोमेस्टिक स्टील डिमांड बढ़ाने की बात कही गई है। इसके बाद कहा गया है कि जो क्रूड स्टील कैपेसिटी 300 मिलियन टन है और इसके प्रोडक्शन को, जबकि अभी कंजम्पशन को भी बढ़ा, प्रोडक्शन 106 मिलियन टन को 300 मिलियन टन करना है। और जो कंजम्पशन हमारा लगभग 70 किलो है उसको 160 किलो करना है। ये 2030-31 तक है, ये हमारा टारगेट है। तो ये देखना है। उसके बाद जो हमारा डिमांड है इसको पूरा करना है, एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाना है। तो ये सब गवर्नमेंट ने किया है। फिर स्टील का स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी बनाई है 6R पे, यानी कि रिड्यूस किया जाए, रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, रिकवर किया जाए, ये रिडीम किया जाए, रीमैन्युफैक्चर किया जाए, ये सब साइंटिफिक हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसाइक्लेबल स्क्रैप्स सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हो, और जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है ना, तो इसको बढ़ाया जाए। इसके बाद हाई क्वालिटी फेरस स्क्रैप को यूज़ किया जाए। फिर जो इंडिया के जो सिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा कंजेशन कम किया जाए, और जो हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ताकि लोगों की और सोसाइटी की सेफ्टी हो सके। उसके बाद इसके लिए ई प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मेटल मुंडी लॉन्च टू, ये बनाया गया है कि जो भी सेल और फिनिश परचेज है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। उसके बाद जो इसको रिजर्व कैटेगरी से हटाया गया है स्टील सेक्टर को, और जो इसका कंपलसरी लाइसेंसिंग है वो भी हटाई गई है। तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट ने किया है। इसके अलावा भी 100% एफडीआई का गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है। फिर एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 14% कर दिया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं है। फिर कस्टम ड्यूटी जो है 12.5% है, सरचार्ज 10% है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो भी 30% जो है वो हटाया गया है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जैसे बढ़िया रोड प्रोजेक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के रोड प्रोजेक्ट्स, ताकि जो इनका ट्रांसपोर्टेशन हो एंड प्रोडक्ट्स का या रॉ मटेरियल्स का उसमें समस्या ना आए। इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया है। उसके बाद 5 प्रपोजल्स बनाए गए हैं अभी के माइनिंग रूल्स में, जिससे कि रॉयल्टी वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना फंसे। उसके बाद जो माइंस हैं उनका सारा जो डेटा है वो डिजिटाइज किया जा रहा है, और एक कैंपेन किया गया इस्पाती इरादा, जिसमें लोगो पोर्टल और कम्युनिकेशन होगा पीवी संधू के थ्रू, ताकि इसको प्रमोट किया जाए हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्री को। और बहुत कुछ आगे स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जैसे इसको मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन के लिए, और पोर्ट्स, रेल और रोड्स के डेवलपमेंट के लिए। फिर कोकिंग कोल का इंपोर्ट घटा के अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। फिर रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन, फिनिशिंग प्रोडक्ट को भेजने वगैरह के लिए वाटरवेज को भी, इनलैंड वाटरवेज को भी डेवलप करने की बात हुई है। कोस्टल शिपिंग की ही बात है। फिर स्टील का क्लस्टर्स जो है पोर्ट के अलोंग डेवलप करने के लिए सागरमाला प्रोग्राम बनाया जाए। जैसा मैंने कहा, मात्र तो 3 पोर्ट बेस्ड थे, जिनको और ज़्यादा डेवलप। उसके बाद जो अप्रूवल प्रोसेस है इसको जितना हल्का किया जा सके, और इंडिया के लिए नए मार्केट डेवलप, क्योंकि चाइना के साथ हमारा कंपटीशन होने से हमारे लिए नए मार्केट मिलना भी मुश्किल होता है।
फिर पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं इनमें भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई है। एंटिंग डंपिंग ड्यूटीज़ हटाई गई हैं, कई अदर एक्टिविटीज़ की गई हैं, इसमें से काउंटरवेलिंग मेजर्स उठाए गए हैं ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो फ़ायदे में आ सके। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्लान बनाया गया है और जो जो व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करके और उसको भी इंडस्ट्री में यूज़ करना है। तो और उसके बाद ये कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट आज इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस है एक इस्पाती इरादा लेकर, और इस हिसाब से आने वाला समय 2030-31 तक हो सकता है कि हमारा जो टारगेट 6 गुना बढ़ाने का है प्रोडक्शन, हम इसमें सक्सेस हो जाएं। धन्यवाद।